हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जी हाँ, हमारे टॉपर्स टॉक की सीरीज़ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्होंने अपनी ज़ुबान से अपनी कहानियों को बताया, अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी उत्साहित किया है और बताया है कि उनकी कहानी कैसे रही, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे अपनी मंजिल तक वो लोग पहुँचे हैं। जी हाँ, आज हमारी इस टॉपर्स टॉक की सीरीज़ में एक और कैंडिडेट्स आए हैं, एक और टॉपर्स आए हैं झीलों की नगरी से गुलाबी नगरी में। जी हाँ, झीलों की नगरी उदयपुर से दीपक नागदा आए हैं हमारी गुलाबी नगरी में। जी, दीपक जी नागदा का हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। इनको स्वागत करने से पहले मैं आपको कुछ इनके बारे में बताना चाहूँगी कि इन्होंने बीटेक करी है और वो भी उदयपुर में टेक्नो कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 2018 में। और इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स को इन्होंने क्वालिफाई किया है और उसके बाद इनकी जो मंजिल थी उस मंजिल में ये पहुंच गए। जी हाँ, इन्होंने RSSB JEN का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनकी तारीफ में कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की शाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। जी दीपक जी नागदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैन फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड इट्स माय ऑनर टू बी हियर। थैंक यू। ओके, सो आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स फाइट किए हैं आफ्टर इंजीनियरिंग से अब तक? 2018 में मैंने मैम टेक्नो इंडिया एनजीआर कॉलेज उदयपुर से अपना बीटेक पास आउट किया था सिविल इंजीनियरिंग में। देन मैंने RPC AN के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। मैंने यहीं इंजीनियर्स एकेडमी से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था। मेंस के लिए भी मैंने यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर कुछ रीज़न से मेरा मेंस में नहीं हो पाया था। देन मेरा नॉन टेक पोर्शन काफ़ी अच्छा था, तो मैंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं फाइनल सिलेक्शन हो गया था और मैं अभी जूनियर असिस्टेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने RSSB JEN 2020 दिया था। उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, बट पेपर पोस्टपोन होने के कारण वो पेपर कैंसिल हो गया था। देन वापस पेपर जून 2021 में शेड्यूल हुआ था, वो भी किसी रीज़न से पोस्टपोन हो गया था। एंड सितंबर 2021 में वो पेपर हुआ था, बट उस टाइम शायद मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दी, पूरा फोकस नहीं कर पाया था। उस वजह से मेरा DV में हो गया था, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा रह गया था। देन 2022 वैकेंसी में मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर अपना खुद का एनालिसिस, अपनी कमियों का देखा, कहाँ मैं लेक कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स में मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर स्ट्रेटेजी और हार्ड वर्क के साथ मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरे को PWD डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ है। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल किए। तो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले इन्होंने AN का जब एग्ज़ाम फाइट किया था तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, तब भी इन्होंने मतलब कि मेहनत करना नहीं छोड़ा और उस बीमारी के दौरान भी पूरी प्रिपरेशन में ये लगे रहे। जी मैम। और फिर उसके बाद इनका जूनियर असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम आया तो उन्होंने देखा कि जो पहले इनकी जो लैकिंग थी, जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने वो सारे प्रयास किए जिसकी वजह से इनको सफलता मिली है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो आपका प्रिपरेशन का दौर था जूनियर असिस्टेंट वाला, तो उस समय आपने प्रिपरेशन का आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, उस पर क्या फोकस किया था आपने? स्ट्रेटजी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा नॉन टेक पोर्शन काफ़ी अच्छा था, तो मैंने एक बार ट्राई किया कि चलो नॉन टेक पोर्शन में भी देखा जाए। तो उसमें मैंने जो पेपर का जो सिलेबस था उसको अच्छे से एनालिसिस किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे कि जो बोर्ड जो पूछता है वो किस तरह का पैटर्न पूछता है। तो उसमें मैंने 15 to 20 डेज़ की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो गया था कि हाँ, ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है तो आगे के बड़े एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकते हैं। देन उसके बाद मैंने AN के भी प्रिपरेशन करी। उसके बाद उसमें भी मेरे अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, पर किसी रीज़न से हो नहीं पाया। फिर मैंने JEN की करी, तब भी मैंने काफ़ी अच्छा दिया था, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया था। बट फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट और कुछ फोकस नहीं कर पाया, तो मेरा 2021 का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क यही था कि जो मेरे साथ, क्योंकि मेरी जॉब भी चल रही थी और जॉब के साथ प्रिपरेशन करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो वो जो 3 to 4 मंथ का पीरियड था उसमें काफ़ी बैलेंस करके स्ट्रेटेजी बना के ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाया।
जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने मतलब कि जेईई के जैसे एग्ज़ाम्स थे तो फर्स्ट टाइम जब दिया एग्ज़ाम तो उनके काफ़ी अच्छा उन्होंने मार्क्स से क्वालिफाई किया, लेकिन पेपर आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। सेकंड टाइम जब इन्होंने एग्ज़ाम्स का फुल फोकस होकर प्रिपरेशन की, देन सेकंड टाइम उनका पोस्टपोन्ड हो गया। देन थर्ड टाइम इन्होंने सितंबर 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम फाइट किया और उसे उन्होंने क्वालिफाई किया। तो इनकी तारीफ़ में बोलूँगी कि जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास रखते हैं, वही अक्सर अपनी मंजिलों तक पहुंचा करते हैं। तो इन्होंने अपनी कदमों की काबिलियत पे काफ़ी विश्वास रखा और अपनी मंजिल तक ये पहुंच गए। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने यहाँ से इंजीनियर्स एकेडमी का जब कोर्स लिया था, आपने ऑफलाइन लिया था या ऑनलाइन लिया था? मैंने मैम 2018 में ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था। जब मैं पास आउट हुआ था तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग का सी भी नहीं आता था, बट यहाँ जब मैं पढ़ा तो शुरू के 1-2 मंथ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी एडजस्ट होने में, बट जो फैकल्टीज़ का जो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें बताते थे उससे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया और मुझे लग गया था कि नहीं, मुझे इसी लाइन में जाना है और सिविल इंजीनियरिंग में ही मेरे को आगे की जॉब करनी है। और टेस्ट सीरीज़ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ में जहाँ देता था उससे धीरे धीरे मैं शुरू में मेरी रैंक अच्छी नहीं आती थी, बट धीरे धीरे फोकस करके डाउट सॉल्व करके और अपने डाउट को सर से पूछ के क्लियर करके काफ़ी अच्छा धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस हुई और रैंक भी अच्छी आने लगी। तो उससे कॉन्फिडेंस और आ गया कि नहीं, एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। उसके बाद इस वाले एग्ज़ाम में भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। मोर देन 32-35 ऑनलाइन मैंने लाइव टेस्ट दिए थे और उससे मेरे को काफ़ी एक इंसाइट मिली कि मेरी कहाँ का कमियां हैं, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और कहाँ मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने जो भी मेरा टेस्ट होता था तो उस टेस्ट को मैं डायरी में नोट करता था कि ये टेस्ट है, माना कि 15 से 20 क्वेश्चन में मेरा गलत हो रहे थे तो मैं प्रॉपर उसको शॉर्ट नोट्स में लिखता था वापस कि टेस्ट 1 में मेरे ये मिस्टेक्स हुई है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम के रूप में या फिर कोई फॉर्मूला लिख लिया, इस तरीके से मैं उनको लिखता था और प्रॉपर रिविज़न करता था उन चीज़ों का। जब मैं ऑफिस में भी जब काम करता था तो जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं अपने आँख बंद करके पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करता था कि जैसे कोई टॉपिक हो गया तो इस टॉपिक के बाद ये आता है, ये फॉर्मूला इसमें लगता है, इस फॉर्मूले के बाद ये चीज़ें आएगी, और जहाँ पे मैं अटकता था तो उसको वापस खोल के देखता था कि यहाँ मेरा लैकनेस हो रही है, इसलिए मुझे इसको और ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और एग्ज़ाम तक आते आते मेरे को पूरा सिलेबस मेरे को मुँह पे याद हो गया था। जी, मतलब कि इनके कहने का मतलब ये कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो पूरा सिलेबस आपको माइंड में होना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें और जैसे जैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते गए और वो आपको सिलेबस को रिवाइज़ करते, जब आपको मौका मिलता, जहाँ आपके वीक पॉइंट्स थे तो उनको आप उन पर वर्कआउट कर रहे थे, उनको सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। तो काफ़ी अच्छे से आपने मेहनत की और इन्होंने यह भी बताया कि टेस्ट सीरीज़, ये जी हाँ, टेस्ट सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिली है। जी मैम, अगर मैं टेस्ट नहीं देता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था टेस्ट सीरीज़ से, क्योंकि पिछले 2-3 एग्जाम में जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो मुझे इतना तो लग गया था कहीं ना कहीं कमी रह रही है, पर उस कमी को आइडेंटिफाई करना और फिर उस पर वर्क करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। तो जो मेरे को 60-70% सिलेबस मेरे को आता था वो तो मेरे को अच्छे से आता था, पर जो 20 से 30% जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैंने आइडेंटिफाई किया, उन टॉपिक्स को एक रजिस्टर में लिखा कि इन टॉपिक्स पे मेरे को काम करने की ज़रूरत है। फिर उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, गो थ्रू किया, सारा जो नोट्स है उन नोट्स को अच्छे से पढ़ा, फिर उसके कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाए, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उन पे मैं 40 से 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट दे देता था। उस टेस्ट में अगर कोई कमी होती है तो मैं उनको लिख लेता था कि यहाँ कमी हो रही है, तो वापस जो कमी आ रही थी उस पर वापस मैं नोट्स में जाके देखता था कि ये चीज़ गलती कर रहा हूँ मैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, इस टाइम का पेपर काफ़ी टफ आया था और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आया था, तो जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे लगा नहीं कि मैं पेपर दे रहा हूँ, लाइक इट वॉज़ वेरी ईजी, कि मैंने 2 घंटे बहुत नॉर्मल वे में अच्छे से पेपर हैंडल कर लिया था बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज। कि टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका सारा डर निकल चुका था, कॉन्फिडेंस लेवल आ चुका था, इतने आपने एग्जाम्स टेस्ट सीरीज के दे दिए थे, टेस्ट दे दिए थे कि आपको पता लग चुका था कि अब कहाँ वीकनेस हो सकती है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यदि क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे तो कैसे स्किप करना है, तो वो सारा आइडिया आपको यहाँ से मिल चुका था। कूल था मैं एग्जाम दे रहा था तब, क्योंकि वो जो 2 घंटे होते हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन करी हो, इट डजेंट मैटर कि आप उस 2 घंटे में कैसा अपने आप को मैनेज करके वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है तो हो सकता है वो 2 घंटे आपके फेवर में हो, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो वो 2 घंटे फेवर में नहीं हो सकते हैं। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपने टेस्ट सीरीज़
दे रखी है, तो अगर आपकी किस्मत भी साथ नहीं है फिर भी वो 2 घंटे अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। मेहनत बोलती है जी। और यहाँ पर इनकी मेहनत बोली, 2 घंटे बहुत अच्छे से इन्होंने एग्ज़ाम फाइट किया। अब मुझे आपका इतने सारे अपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए, तो आपका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आपका कोई भी स्टूडेंट, आप हो या कोई भी स्टूडेंट, जब एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं तो उनके मन में बहुत सारे डर होते हैं, बहुत घबराहट होती है, हेजिटेशन होती है, पेपर को सॉल्व कैसे करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे हम मैनेज करें उस चीज़ को। इसमें अगर आप पेपर दे रहे हो तो उससे पहले आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस होने के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रिपरेशन होने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पूरा सिलेबस को देखिए कि सिलेबस क्या है। हम देखते हैं कई बार कि कोई भी बुक ले लिए, कोई भी नोट्स ले लिए, ऐसे पढ़ने लग जाते हैं। पहले आप सिलेबस देखिए, उस सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो हमको देखने की जरूरत होती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, 8 से 10 साल के पेपर देखिए कि बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन पूछने का, न्यूमेरिकल्स पार्ट कितना आता है, फैक्चुअल कितना आता है, थ्योरेटिकल कितना आता है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए। फिर 60 to 70% सिलेबस अच्छे से कर लीजिए, नोट्स को अच्छे से पढ़िए। उन नोट्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर्मूलाज जो होते हैं, उनकी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उन शॉर्ट नोट्स को डेली पढ़िए। शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद आप हर टॉपिक के 300 से 400 क्वेश्चन लगा दीजिए, ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑब्जेक्टिव को कैसे सोल्व करना है। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, और कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ होती है उनको एक रजिस्टर में लिखिए। लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अपने को पता होता है कि ये मेरी कमी है, बट उसको अपन लिखते नहीं है और अपन फिर उसको भूल जाते हैं। तो उसको लिखिए रजिस्टर में कि यहाँ है कमी, ये टॉपिक मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें मेरे मार्क्स कट रहे हैं, या फिर मेरे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को फैक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे को थ्योरेटिकल में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इस सब्जेक्ट से इस प्रॉपर ये मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। तो उसको आप लिखिए, उसको बार बार पढ़िए। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो हर टॉपिक का, हर जैसे आज मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो डायरी मेंटेन करता था कि 7 दिन बाद उसका रिवीजन करना है वापस, क्योंकि 13 से 14 सब्जेक्ट होते हैं। उन 13 से 14 सब्जेक्ट को पढ़ना और फिर उनको रिवीज करना और एक साथ पूरा याद करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा भूल जाता है, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा भूल जाते हैं। तो प्रॉपर रिवीजन करते हैं आप, 7 दिन में करते हैं, फिर 14 दिन में करते हैं, और फिर 1 महीने में करते हैं प्रॉपर, तो पूरा सिलेबस आपको मुँह पे याद हो जाता है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट लीजिए, आप अपने दोस्तों का सपोर्ट लीजिए, थोड़ा कम्युनिकेशन भी अच्छा रखिए। उससे क्या थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होगा। स्ट्रेस रिलीफ होना भी बहुत ज़रूरी जी हो हाँ, जाता है। एग्ज़ाम में यदि आप देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यदि आप स्ट्रेस में रह के करेंगे, दबाव में रह के कोई चीज़ की जाती है, ना तो प्रिपरेशन हो पाती, ना अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर सकते हो। वही है कि 2 से 3 फ्रेंड ऐसे रखिए जिससे आप सब कुछ डिस्कस कर सकें, उनसे बात कर सके। जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, लो फील हो, तो उनसे बात करके उनको अपनी प्रॉब्लम बता के, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके। तो वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने 2 से 3 दोस्त ऐसे रखिए जिनके साथ आप अच्छे से पढ़ाई की बातें कर सकें, फिजूल बातें नहीं, ओनली पढ़ाई की बात कर सके। उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ये क्वेश्चन कैसे होता है। जब मैं अपने दोस्त से बात करता था तो हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते थे, तो उन्हीं क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए, और वो विदिन 1 सेकंड में वो क्वेश्चन हो गए थे। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप कॉन्फिडेंट हो गए और आपने मेहनत करी होगी, तो ऑटोमेटिक एग्जाम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये मत सोचिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो सब कुछ भूल जाइए, और उस टाइम ऐसा भी लगता है कि मेरे को कुछ आता नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, इनको नॉर्मल वे में ही लेना चाहिए। ज़्यादा अगर हम इसको बढ़ा चढ़ा के वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते तो फिर वो एग्जाम में प्रॉब्लम करता है। तो बहुत नॉर्मल वे में रहना चाहिए, और जब एग्जाम दे रहे हो बिल्कुल स्ट्रेस रिलीफ होकर एग्जाम देना चाहिए। और 60 to 70% क्वेश्चन वही पहले अटेम्प्ट करने चाहिए जो आपको एक बार में आते हैं। वो क्वेश्चन होने के बाद आपको दूसरे राउंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में से एलिमिनेट करके कर सकते हो। वो क्वेश्चन करने के बाद आप देखिए कि आपका कितना पेपर हो चुका है, फिर आप डिसीजन लीजिए कि 4 से 5 6 7 क्वेश्चन आपको करने हैं या नहीं करने। इसमें ओवरऑल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब पेपर सॉल्व करने का तरीका इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि जो आपको आते हैं वो आप पहले सॉल्व कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पर एक प्रेशर आ जाएगा कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। यानी जो आ रहा है वो आपको पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हुए पेपर को सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आपको मंजिल मिलेगी, और आपको मंजिल मिली है। तो आपकी तारीफ़ में कुछ बोलूँगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर,
ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, इनका हुनर अब बोल रहा है बढ़ चढ़कर कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल किया, बीमार भी हुए, पेपर भी आउट हुए, पोस्टपोन भी हुए और जॉब के साथ भी पढ़ाई करना, ये सारे जब सर्कमस्टांसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, अरे मेरे साथ जॉब है तो मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई इसलिए मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, अच्छे से नहीं हो पाया। ये सारे जो हडल्स आपके आते ही आते हैं जब जो लोग इन सबको साइड में रखकर अपनी प्रिपरेशन एक साथ एक जैसे चलने देते हैं, वो निश्चित ही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं और आपने वो गोल अचीव किया है। तो मुझे बताइए कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कुछ अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग? जी मैम, बिल्कुल। हॉबीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मेरी हॉबीज़ थी कि मैं कोई भी मोटिवेशन बुक पढ़ता था, उसके बाद दोस्तों से बात कर लेता था या फिर कहीं बाहर घूमने चला जाता था। अगर आप क्योंकि अगर 7 दिन पढ़ रहे हो, आप 6 दिन पढ़ रहे हो और एक दिन अगर घूमने चले जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। उससे आप वापस चार्ज हो जाते हो। आप दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लिया, आप फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, कुछ बाहर घूमने चले गए, तो उससे आपका चार्ज हो जाओगे। आप नेक्स्ट अलग जोश के साथ वापस पढ़ना स्टार्ट कर लोगे। आप सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है। मैं सॉन्ग सुनता था, बाहर घूमने चला जाता था और दोस्तों से बातें करता था। उससे मेरे को काफ़ी स्ट्रेस जो होता था मेरा काफ़ी कम हो जाता था। जी जी बिल्कुल। तो इनकी ज़ुबानी हम लोगों ने सुना, इनका सफ़र कैसा रहा, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे इन्होंने टेस्ट सीरीज़ लगाई और जो भी इनके राह में कांटे आते गए उन सबको साइड में करते हुए आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। तो आपका फ्यूचर का क्या प्लान है अब आगे, आपने और क्या सोचा है अपने? एज ऑफ नाउ तो मैं अभी जो टाइम है उसको एंजॉय कर रहा हूँ और एक बार जॉब लगने के बाद मैं देखूंगा कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। बट एज ऑफ नाउ मैं अभी इसी पे फोकस कर रहा हूँ कि इसी एग्ज़ाम में आगे मेरे को फ्यूचर बनाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, काफ़ी सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। थैंक यू मैम। जी हाँ, हमें इनके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, सुनते रहिएगा, टॉपर स्टॉक चलती रहेगी। और लास्ट फाइनल कंक्लूड करने से पहले मैं इनसे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए एक बार। सबसे पहले आप डिसिप्लिन रहिए, आपका माइंडसेट तैयार कीजिए कि इसी लाइन में जाना है मुझे। आप आइडेंटिफाई कीजिए आपको प्राइवेट जॉब करनी है, स्टार्टअप करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है। 50%, 20%, 30% उधर रहने से आपका फोकस बहुत कम पड़ जाएगा। आपका माइंडसेट बना दीजिए और माइंडसेट के साथ ये ध्यान रखिए कि आपको स्ट्रेस भी आएगा, कभी आप लो भी फील करोगे, कभी आपको ऐसा भी इच्छा होगा कि आज पढ़ने का मन नहीं पढ़ूँ, सब कुछ छोड़ दूँ और लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, बहुत सारी हडल आएंगी। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर कीजिए कि ये चीज़ तो आने वाली है। और हमेशा मेहनत और डिसिप्लिन का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सब कुछ अच्छा होता है और अभी कुछ अच्छा नहीं है तो ये अंत नहीं है। तो अपने अंत के आने तक का वेट कीजिए, अंत में सब कुछ अच्छा होगा और आपको मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के हम टॉपर स्टॉक यहीं पे हम करते हैं और हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू में रखेंगे। काफ़ी सारे टॉपर्स हमारे साथ आएंगे और अपनी जुबानी, अपनी मेहनत का सफ़र वो पूरा बताएंगे आप सभी को। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.